हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.2 का पार्ट ए, जिसमें वो कह रहे हैं कि डिटरमाइन कीजिए फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल। दिए गए सिग्नल का आपने फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। तो इसमें मुझे x1 ऑफ t गिवन है और वो कहता है मुझे कि ये जो आपका सिग्नल है ये सिग्मॉइड ट्राइएंगुलर वेव है। ठीक है जी। ये ट्राइएंगुलर वेव का बच्चों साइन होता है, ट्राइएंगुलर वेव, जिसमें t-2n है। अब यहाँ से आपने पता लगाना आपके सिग्नल का टाइम पीरियड कितना है। यहाँ पे -2 लिखा है, इसका मतलब इसका अपोजिट साइन आपने लेना हमेशा सेंटर वाले का। -2 लिखा है ना, तो आपका +2 आपका टाइम पीरियड है। ठीक है। तो यानी आपका जो टाइम पीरियड है t = 2 है। ठीक है। टी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 है। और बच्चों ट्रायंगुलर वेव की बताऊँ, अब हमने इसकी लिमिट्स भी जाननी है, यानी कि वो आपको पता ही है जो लिमिट्स हमारी हैं। एक है टा और दूसरी लिमिट है हमारे पास टा से लेकर टा प्लस t0 तक। अब ये लिमिट हमें पता होनी चाहिए। तो ट्रायंगुलर वेव हमेशा आप याद रखिएगा इस तरह से, मतलब हमारे पास कह लें कि फ्लो अप में होती है। लाइक वो ना ज़ीरो के इर्द गिर्द होगी, यानी ज़ीरो उसका सेंट्रल पॉइंट होगा। ज़ीरो जो हमारे पास यहाँ पे फ्लो होता है टाइम का। ठीक है। और उसके इर्द गिर्द उसका सिग्नल फैला होता है, यानी कि इसकी वैल्यू ऐसे जाएगी, पहले इंक्रीज़ करेगी फिर डिक्रीज़ कर जाएगी। ऐसा आपके पास सिग्नल होता है ट्रायंगुलर का। अब ये इस तरह से आपका हमेशा सिग्नल होगा। अब आपने उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना। देखें ये 2 है ना हमारा टाइम पीरियड टोटल, तो 2 का हाफ हाफ क्या हो सकता है, यानी इस तरफ -1 उस तरफ +1। तो ये इसकी यानी रेंज बनती है। टा इसका -1 है और टा प्लस t0 इसका 1 है। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया आपका सिग्नल। तो ये चीज़ आपके अपने माइंड में होनी चाहिए। जब तक आपके ये माइंड में होगी तो आपको कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। ये मेरी तरफ से आपको गारंटी है। अब मसला क्या है, हमें यहाँ पे सबसे पहले x1n की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, यानी जो इसके अंदर एक वेरिएबल मौजूद होता है। आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास एक सिग्नल होगा x1 ऑफ n। यहाँ पे अगर x1 ऑफ t है तो यहाँ पे x1 ऑफ n होगा। अगर वो हमें मालूम हो जाए तो हम इसकी सीरीज़ को बाय यूजिंग इट्स वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो x1 ऑफ n का आपको फार्मूला याद होगा। x1 ऑफ n इस तरह से लिख लो, चाहे इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, इट्स ओनली डिपेंड अपॉन यू। तो 1/t। ठीक है जी। इंटेग्रल लिमिट, स्टार्टिंग लिमिट से लास्ट लिमिट। तो इसकी लिमिट हमने क्या ली है, -1 से 1। क्योंकि देखो अगर आप ये चेक करना चाहो ना क्या आपका मतलब टाइम पीरियड पूरा हो रहा है, तो इस तरह से देखो -1 से 0 गया तो 1 सेकंड, 0 से 1 गया तो 2 सेकंड, तो 2 सेकंड पूरे हो रहे हैं, और क्या चाहिए। तो यही लिमिट है -1 से 1। और उसके बाद आगे आपको पता है यहाँ पे क्या पुट होता है, यहाँ पे हमारे पास x ऑफ t पुट होता है। तो यहाँ पे x ऑफ t हमारे पास क्या है बच्चों, x ऑफ t हमारे पास है जी ये ट्रायंगुलर t-2n। ठीक है जी। लेकिन हम अब इसमें टाइम डिले के साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि वो जो टाइम डिले साथ में मेंशन किया गया ये टाइम पीरियड बताने के लिए था, वो हमारा काम डन हो गया। अब हम सिर्फ यहाँ तक रहेंगे। ठीक है जी। और साथ में आपको पता है एक्सपोनेंशियल का फार्मूला होता है जो माइनस में होता है, यहाँ पे -j2π, और साथ में होता है n/t। n/t होता है ना बच्चों, और साथ में क्या होता है अपने पास, साथ में अपने पास होता है उसका क्या नाम था यार, n/t और स्मॉल t, ये वाला जी बिल्कुल, और साथ में dt। अब देखें इसकी मैं यहीं पे आपको कन्वर्जन करके दिखाऊं तो t की जगह क्या पुट हो जाएगा, 2 पुट हो जाएगा। 1/2 -1 से 1, ये तो सेम रहेगा। और ये जो हमारा डेल्टा टी है इसकी जगह क्या पुट हो जाएगा, डेल्टा टी की आपको क्या मैग्नीट्यूड बच्चों नज़र आ रही है, डेल्टा टी की मैग्नीट्यूड 1 होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। सिंपल सी बात है। लेकिन उसको हम एक टाइम के लिहाज से देखेंगे, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंडेंट है। देखो बच्चों ये एक राइजिंग, यहाँ पे अगर हम -1 से 0 तक देखें तो ये एक राइजिंग सिग्नल है, इसकी वैल्यू राइज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और अगर हम इसकी वैल्यू देखते हैं 0 से 1 के बीच में तो ये डिकेइंग सिग्नल है, ये इसकी वैल्यू डिके कर रही है। तो अब इन दोनों का अलग अलग लॉजिक बनाना पड़ेगा, यानी कि एक लिहाज से ये टाइम पे डिपेंडेंट हो चुका हुआ है। तो देखिए मैं किस तरह से बताता हूँ। अभी तो हम इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे। ठीक है जी, इस फॉर्म में। और यहाँ पे अब वैल्यू मैं पुट करता हूँ, देखें कहाँ पे वैल्यू पुट करने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे t की जगह वैल्यू पुट होगी इसकी 2, तो 2 जो है इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा -j π/n/t। ठीक है जी। ये आपके पास रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप में अब मैं इसको दो हिस्सों में बच्चों डिवाइड कर दूंगा इस सिग्नल को, ये जो मेरे पास है। उसकी रीज़न सिंपल है, क्योंकि मैं इसको एक साथ सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिग्नल एक राइजिंग यानी राइजिंग प्लस डिकेइंग, दो सिग्नल से मिलकर ये पूरा सिग्नल बन रहा है। ऐसा हमेशा आपको ट्रायंगुलर में देखना पड़ेगा और उसको फेस भी करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को। तो देखिए फिर होगा क्या, 1/2 ऐसे बाहर आ जाएगा। ठीक है।
पहली रेंज हम रखेंगे क्या बच्चों, यानी कि पहले राइजिंग सिग्नल की जितनी रेंज बनती है वो आप रखोगे, यानी -1 से 0 तक की रेंज, ठीक है, -1 से 0 तक की रेंज। अब बच्चों ये -1 तक मेरा सिग्नल कैसे जा सकता है, आप एक लम्हे के लिए सोचो, मेरा जो सिग्नल था आप यहाँ पे देख सकते हैं वो था यानी कि सिंपल ट्रायंगुलर टी, यानी कि इसको कहा जाता है यार, इसका नाम ना अभी मेरे जहन में नहीं है, इसको मैं लैम्डा कहता हूँ, ठीक है, लैम्डा कहता हूँ। ये वैसे लैम्डा लैम्डा है नहीं बच्चों, एक स्पेसिफिक ना साइन है उसका गिटर लेटर्स का, तो अभी मेरे जहन में इसका नाम नहीं है। वैसे ये ट्रायंगुलर वेव को प्रेजेंट करने के लिए होता है, ठीक है। मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे मेरे पास ये यानी फॉर एग्जांपल ये अभी टी की बात कर रहा है ना, टी यानी ये 0 को प्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने इसको यहाँ पे -1 की यानी मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का सिग्नल लिया, तो मुझे यानी क्या करना होगा, मुझे इसको प्रेजेंट करना होगा। इसको मैं कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ, सिंपल सी बात है, अगर मैं टी के अंदर +1 कर दूँ तो मेरा सिग्नल 0 से उठकर शिफ्ट हो जाएगा -1 पे। यानी अगर मैं इसको लिख देता हूँ, ये देखें, अगर मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, इसकी जगह पुट कर देता हूँ t+1, तो मेरा सिग्नल शिफ्ट हो गया -1 पे, क्योंकि आप t+1 करके देख सकते हैं, t+1 का अगर हम इसको 0 के बराबर रखते हैं तो t = -1 आ जाता है। ये टाइम शिफ्टिंग का कंसेप्ट है। तो जब t = -1 आ रहा है तो हमने ना अपनी वैल्यू में से -1 करके अपने सिग्नल को शिफ्ट कर देना होता है। तो 0 में से -1 करूँगा तो ये -1 पे चला जाएगा, यानी हमारा सिग्नल इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो डैट्स वाई इसको t+1 करार दे दिया गया, ठीक है। और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर अपने पास j π/nt, ठीक है जी, e की पावर -j π/nt, ये चीज़ आ जाएगी। और साथ में dt आ गया। और दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, +1/2। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक। अब ये एक राइजिंग है, तो राइजिंग बच्चों अब हमारे पास क्या है, सिग्नल पहले यहीं पे था, अब वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है। तो अब हम ये नहीं कर सकते कि दोनों की ना मतलब के कंपैरिजन को डिफरेंट कर सकें। बस हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है बच्चों इस साइड पे कि हमारा जो टाइम है ना, टाइम उसका क्या कर दिया गया, उसको मिरर इमेज दिखा दी गई है, यानी कि उसका कह लें कि रिवर्सल ले दिया गया, टाइम रिवर्सल। और टाइम रिवर्सल में असल में करते क्या है, हम टी को रिप्लेस कर देते होते हैं -t से, अगर -t हो तो उसको +t से, तो बस सिंपल यहाँ पे आ जाएगा -t+1। बस ये लॉजिक है छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ j π/nt, दोनों चीज़ों को समझ लीजिएगा। पहले नंबर पे हम माइनस की तरफ मूव हुए तो वो t+1 था, यानी हम टाइम एडवांस में चले गए। फिर मैंने उसका टाइम रिवर्सल लिया ताकि मैं इस पॉइंट पे आ जाऊँ 1 पे, क्योंकि टाइम रिवर्सल देखो यहाँ पे ना ये ऐसे ही होता है बच्चों। इसको मैंने आईना दिखाया, आईना यानी कि उसको माइनस से ज़रब दे दी। अगर मैं -1 को माइनस से ज़रब देता हूँ तो ये +1 पे चला जाएगा। तो डैट्स वाई मेरा ये वाला सिग्नल माइनस से टी को ज़रब देने से यानी प्रेजेंट हो सकेगा। डैट्स वाई मुझे ये काम करना पड़ा, ठीक है जी। अब ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो अब इसको यार सॉल्व करने की हमें ज़रूरत है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखें क्या होगा। सबसे पहले नंबर पे जो मेन चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि हमारे पास ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा इंटेग्रल, ठीक है जी, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। वो किस तरीके से, ये देखें, पहले नंबर पे 1/2 इंटेग्रल 0 और ये -1, पहले t इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया -j/n/t और साथ में dt, ठीक है जी, ये चीज़ आई। और दूसरे नंबर पे ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया 1/2, यानी 1/2 ये होल टर्म 1 के साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास आ गया 1/2 -1 से 0 और साथ में अंदर बस ये रह गया e की पावर -j/n/t साथ में dt। इसी तरह से इस तरफ भी होगा, देखें प्लस। अब प्लस तो रहेगा नहीं, क्योंकि जब 1/2 -t वाले से ज़रब खाएगा तो हमारे पास क्या होगा जी, देखें सिंपल सी बात है, जैसे इसने -1/2 वाले से ज़रब खानी है, ये माइनस आ गया जी 1/2, क्योंकि ये t का माइनस बाहर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है जी। और अंदर आ जाएगा लिमिट 0 से 1, t के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ होगा t e की पावर -j/n/t साथ में dt, ठीक है जी, ऐसे ही हो गया ना। और साथ में लास्ट वाला प्लस 1/2 लिमिट है जी 0 से 1 और e की पावर -j/n/t साथ में dt। अब ज़रा गौर कीजिएगा, आप सब ने गौर करना है बच्चों। ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, इनकी लिमिट्स डिफरेंट हैं, लेकिन इनके ऊपर इंटेग्रल एक टाइप का ही लग रहा है। तो लिहाजा ये दोनों ना असल में होने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट के मेथड से, ठीक है।
तो वो आपको अलहदा इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉरी वो आपको अलहदा लगा के दिखाना पड़ेगा। तो मैं एक दफ़ा ही यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाती है। ठीक है जी, ज़रा गौर से देखिएगा। इसको उठा के ना मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ। एक टर्म को, सिंपल इंटेग्रल को मैंने लेट कर लिया, आई इज़ इक्वल टू है, यहाँ पे अब मैं लेट कर लेता हूँ। लेट आई इज़ इक्वल टू है मेरे पास इंटेग्रल ऑफ टी ई की पावर माइनस जे पाई एन टी डी टी। अब बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में असल में हम उसको यानी कि फर्स्ट नंबर रखते हैं जिसका डेरिवेटिव लेने पे हमें 1 मिल जाए। अब टी का अगर डेरिवेटिव लेता हूँ तो इसका तो 1 बन जाएगा, यानी ये ख़त्म हो सकता है। लेकिन एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लूँ तो ये ख़त्म नहीं होता, ये बार बार अपना मतलब कि जो नंबर है पीछे फेंकता रहता है। डेट्स वाई मैं इसको नंबर 1 पोजीशन पे रखूँगा, इसको नंबर 2 पे, क्योंकि ये डेरिवेटिव लेने से ख़त्म हो सकता है। तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ज़रा फार्मूला चेक कीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर क्या होता है, जो आपका नंबर है यानी कि ये जो आपका टी है नंबर 1 पे, वो पहले एज इट एज लिख दिया जाता है और दूसरे नंबर का यानी कि ये जो एक्सपोनेंशियल है इसका इंटेग्रल लिया जाता है। तो इसका इंटेग्रल लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले नंबर पे तो इसे एज इट एज लिखा जाएगा और दूसरे नंबर पे इंटेग्रल के असूल में ये है कि इसकी पावर में यानी कि वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे डिवाइड हो जाता है उसी के नंबर के साथ। तो ये माइनस जे पाई एन इसके बटे में आ जाएगा ऐसे। उसके बाद सेंटर में माइनस होता है बच्चों, फिर इंटेग्रल इनटू आपके पास क्या होता है, ज़रा गौर से मेरी बात सुनिएगा। इनटू होता है आपके पास, फिर से आपने जो ये वाला फर्स्ट वाला नंबर था ना उसका यानी कि यहाँ पे इंटेग्रल पुट करना होता है जो कि आपके सामने है ई की पावर माइनस जे पाई एन टी। ठीक है जी, और बटे में आपने देखा कि माइनस जे पाई एन आता है। अगर मैं इसको उठा के बच्चों बाहर ले जाऊँ तो ये प्लस हो जाएगा और 1 जे पाई एन आ जाएगा यहाँ पे बाहर। ठीक है जी, समझ रहे हो ना मेरी बात को, हुआ क्या है, इसके बटे में फिर से यही टर्म आनी थी मैं, क्योंकि इसका इंटेग्रल अंदर पुट कर रहा हूँ। तो इंटेग्रल लेने से ये होना था और जो जे माइनस जे पाई एन आना था वो मैंने बाहर ला के उसका माइनस ऊपर वाले माइनस से प्लस कर दिया। और साथ में बच्चों जो फर्स्ट टर्म है ना उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। तो टाइम का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा सिंपल। तो ये 1 आ गया तो सिंपल आपके पास डी टी ये चीज़ रह गई। अब देखें ये ख़त्म होने वाला काम, बस आई इज़ इक्वल टू ये माइनस ऊपर डिलीवर हो गया माइनस टी ई की पावर माइनस जे पाई एन टी और बटे में है जी हमारे पास अब यहाँ पे पाई एन और साथ में जे। दूसरी तरफ बात करूँ तो यहाँ पे क्या है प्लस 1 जे पाई एन और इसका इंटेग्रल बच्चों लोगे तो क्या होगा, ज़रा गौर से देखिएगा। इसकी इंटेग्रल लिया आपने, ये आता है आपको ऑलरेडी पता है। तो सिंपल सी बात है, जब इसका इंटेग्रल लूँगा एक दफ़ा इसे एज इट एज यानी कि लिख दिया जाएगा और जो इसकी पावर में टी के साथ है वो बटे में आ जाएगा। तो इसकी पावर में ये माइनस जे पाई एन है, ये ऐसे जब बटे में आएगा इसके साथ ऐसे, तो फिर देखें आगे नेक्स्ट क्या आ जाएगा। लास्ट आप लिखने लगो जो आता है मेरे पास वो बच्चों ये आएगा, सिंपल सी बात है माइनस टी ई की पावर माइनस जे पाई एन टी डिवाइडेड बाय जे पाई एन और इसका हमारे पास क्या बनेगा, देखें ये आपस में सारे मल्टीप्लाई होंगे। जे के साथ जब मल्टीप्लाई होगा ये जे स्केयर बन जाएगा यानी कि आयोटा स्केयर, जो कि आपको पता है -1 के बराबर होता है। -1 के बराबर होता है ना, एक माइनस ये भी है और एक -1 ये क्रिएट करेगा जे की वजह से, तो लिहाजा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये सिंपल यानी बटे में आ जाएगा। देखें ई की पावर माइनस जे पाई एन टी और बटे में आ जाएगा आपके पास ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा से ज़रब होकर यानी कि आप इसमें +1 ले आए और पाई पाई से मल्टीप्लाई होकर पाई स्केयर और एन एन से मल्टीप्लाई होकर एन स्केयर, ये टर्म आपके पास यहाँ पे बन रही है। अब इसको उठा के पुट कर दें वहाँ पे, ठीक है, लिमिट्स के अंदर। अब x1 ऑफ n की तरफ हम वापस आ गए हैं विच इज़ इक्वल टू 1/2। ये फर्स्ट टर्म थी बिल्कुल सेम टू सेम यही, बस इसमें लिमिट्स पुट करनी है। तो ये आप ले आए अपने इस फंक्शन को उठा के वहाँ पे। तो क्या है जी, पहले नंबर पे आपके पास ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, पहले नंबर पे आपके पास आ जाएगा माइनस टी ई की पावर माइनस जे पाई एन टी आवर जे पाई एन। इसमें लिमिट्स पुट होंगी कौन सी बच्चों, -1 से 0। साथ में इसमें भी लिमिट पुट होगी प्लस ई की पावर माइनस जे पाई एन टी आवर पाई स्केयर एन स्केयर और इसमें भी लिमिट पुट होगी -1 से 0। और उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं ये जो नंबर है इसका आपने वैसे इंटेग्रल लेके यहाँ पे चेक किया क्या आता है, तो वही आपने जस्ट एज इट एज पेस्ट कर देना। देखें इसका जब हमने इंटेग्रल लिया था तो हमारे पास ये टर्म आई थी यानी बटे में आता है माइनस जे पाई एन, तो क्या आ जाएगा +1/2 ई की पावर माइनस जे पाई एन टी और बटे में आ जाएगा माइनस जे पाई एन। ठीक है जी, और इसकी लिमिट साथ में आ जाएंगी -1 से 0। और आगे नेक्स्ट आप आगे देख सकते हैं -1/2 है तो आ जाएगा -1/2 इंटू
आगे फिर से वही चीज़ आपने पुट करनी है टी ई वाली, वो ये आपके सामने है, यहाँ पे हमने अभी अभी सॉल्व किया है ये चीज़। तो देखें क्या आ जाएगा, माइनस टी ई की पावर माइनस जे पाई एन टी डिवाइडेड बाई जे पाई एन, और साथ में लिमिट्स उस वाली आ जाएंगी जो कि 0 से 1 है, और साथ में आ जाएगा प्लस ई की पावर माइनस जे पाई एन टी डिवाइडेड बाई पाई स्केयर एन स्केयर, और इसके साथ भी वही लिमिट्स 0 से 1। और नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा जी, इज़ इक्वल टू, सॉरी इज़ इक्वल टू नहीं, अभी एक और रहता है प्लस, हाँ जी प्लस 1/2, और एक और आपका यहाँ पे एक्सपोनेंशियल था ये वाला, वो भी सेम टू सेम यही चीज़ है, बस उसकी लिमिट्स हो रहे हैं। ठीक है जी, तो लिमिट्स से जब वो वाली पुट करूँगा तो मेरे पास देखें क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस जे पाई एन टी डिवाइडेड बाई ई की सॉरी ई लिख गया हूँ यहाँ पे, जे आता है यहाँ, पाई इसको बनाया जा सकता है, पाई साथ में माइनस जे आया होगा और साथ में एन आया होगा, और लिमिट्स कौन सी होंगी जी, 0 से 1 वाली। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, आप सभी जानते हैं लिमिट्स कैसे पुट होती हैं, पहले लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, सॉरी पहले हायर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो इनको पुट करके यार जो जो रिजल्ट आता है ना वो मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। x1 ऑफ n इज़ इक्वल टू, होना क्या है, सिंपल सी बात है, इसमें यहाँ पे टाइम है ना t, तो अपर लिमिट जब पुट करूँगा t की जगह, तो ये इसको होल टर्म को 0 कर देगा। ठीक है, होल टर्म 0 हो जाएगी। जब लोअर लिमिट पुट होती है तो सेंटर में माइनस आता होता है। ठीक है, सेंटर में माइनस, इनटू आगे t की जगह वैल्यू पुट होगी, तो ये आएगा, ज़रा गौर से देखिएगा, 1/2 इनटू अपर लिमिट आपको मैंने बताई है, जब पुट करूँगा इसकी जगह तो ये 0 हो जाएगी होल टर्म, फिर माइनस इंटू माइनस लोअर लिमिट, माइनस इंटू लोअर लिमिट, तो t की जगह अब लोअर लिमिट पुट होनी है, माइनस आगे t की लिमिट पुट होगी -1 ई की पावर माइनस जे पाई एन, और यहाँ पे भी t की जगह इसकी लिमिट पुट होगी -1, तो वो माइनस इसको प्लस कर देगा। ठीक है जी, और बटे में आपके पास है जे पाई एन। ये इस साइड का काम हो गया। ठीक है, अब दूसरी साइड का काम देखते हैं, उसमें क्या होता है। टी की जगह आपको पता लिमिट्स उसी तरीके से पुट होंगी, पहले 0 पुट होगी, 0 जब इसकी जगह बच्चों पुट होगी, मुझे बताएं क्या आएगा, 0 पुट होगा तो ई की पावर 0 आ जाएगी, जो कि आपको पता है क्या आंसर देता है, 1/, यानी कि ई की पावर 0 1 के बराबर होता है। तो ये चीज़ आ गई। फिर सेंटर में आपको पता है माइनस होता है। ठीक है, माइनस होता है, फिर ई की पावर आएगी, टी की जगह -1 पुट होगा। ठीक है, अब टी की जगह -1 पुट होगा, तो -1 पुट होने की वजह से ये प्लस में पावर चली जाएगी, यानी आ जाएगा जे पाई एन डिवाइडेड बाय पाई स्केयर एन स्केयर। ये टर्म आपके पास आ गई इस साइड पे। अब आगे मूव करते हैं, तो यहाँ पे देखें +1/2, इसका ज़रा केस चेक करते हैं, इसका केस कैसा है। पहले जब अपर लिमिट पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1, तो यानी ये बन जाएगा 1, और 1 के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय माइनस जे पाई एन, यानी कि -1/j पाई एन, माइनस ऊपर मैंने शिफ्ट करा दिया। ठीक है, फिर आपको पता है बच्चों, फिर -1 असल में पुट होता है, माइनस इंटू -1। ठीक है, तो उस माइनस की वजह से ये नीचे वाला माइनस उसको प्लस कर देगा, इतना तो हमें समझ में आता है। फिर जब 1 पुट होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल है, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ई की पावर जे पाई एन, क्योंकि -1 पुट हुआ, और नीचे वाला मैंने आपको बताया माइनस ऊपर सेंटर वाले माइनस को प्लस कर चुका होगा, वो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, जे पाई एन ऐसे आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये आपने इसकी भी लिमिट्स को डन कर दिया। उसके बाद मज़ीद यहाँ पे देखूँ तो इसमें अब आ जाते हैं -1/2 इंटू, अब यहाँ पे भी वही चक्कर है, पहले अपर लिमिट पुट होगी, अब 1 पुट हुआ टी की जगह, ये हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, -1 ई की पावर टी की जगह भी 1 पुट हो गया, तो यानी आ गया ई की पावर -j पाई एन और डिवाइडेड बाय जे पाई एन, इस तरह से आपके पास आ गया। उसके बाद अब जब आप सेंटर में आपको पता माइनस होता है, यानी कि माइनस लोअर लिमिट पुट की जाती है, तो जब लोअर लिमिट मैं पुट करूँगा तो आपके सामने टी की जगह 0 पुट होगा, तो ये होल टर्म 0 हो जाएगी। ये आपके पास इसका आंसर ऐसे कुछ आ जाएगा, और साथ में इसके साथ भी सॉरी -1/2 ज़रा बना था, तो चलें ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे भी वही चक्कर है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करूँगा मेरे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर 1 पुट करने से ये -j पाई ही रहेगा, j पाई एन, और बटे में आ जाएगा पाई स्केयर एन स्केयर, और साथ में जब लोअर लिमिट पुट करूँगा 0 पुट होगा यहाँ पे, तो ई की पावर 0 1 के बराबर होती है। आप जानते हैं सेंटर में माइनस आता है, यानी कि लोअर लिमिट पुट करने की वजह से, तो 1/पाई स्केयर एन स्केयर ये आपके पास आ जाएगा।
इसी तरह से इनका भी यही यानी कि हालात हैं यार कि 1/2 है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 इंटू पहले अपर लिमिट पुट हुई 1, तो यहाँ पे 1 पुट हुआ टी की जगह, तो ये आ गया ई की पावर -j πn डिवाइडेड बाय -j πn था। अच्छा जी, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा j πn, यानी माइनस ऊपर डिलीवर हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे जब माइनस सेंटर में होता है वो नीचे वाले माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। और ज़ीरो जब पुट करेंगे तो ई की पावर 0 1 होता है, ठीक है जी। और बटे में आपके पास आ जाएगा j πn। अब देखते हैं क्या हालात हैं जी हमारे क्वेश्चन के। काफ़ी देखें लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, तो ज़रा बच्चों गौर कीजिएगा। ये जो टर्म है, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, ये आपस में कैंसिल आउट होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। अब आपको पता नहीं दिखाई दे रहा कि नहीं, फिर भी मैं बताता हूँ। ये देखें, ये जब माइनस इससे ज़रब खाएगा बाहर वाले से, तो ये बन जाएगा -1/2 ई की पावर -j πn/j πn। अब चलें, ये तो बचती है यार क्योंकि इनके साइन डिफरेंट है, शायद इन पे ना एक्सपोनेंशियल का दूसरा वो फार्मूला लगाना पड़ेगा अपना साइन काज वगैरह वाला। लेकिन ये कट होता है, ये कटता है। ये देखें, वहाँ पे आता है -1/2 j πn और यहाँ पे आता है 1/2 πjn, यानी ये तो बीच में से कट गया, ठीक है। ये आपस में इससे कट गया, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं ताकि याद रहे, और यहाँ पे भी इसके साथ ये 2 ऐसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। और कोई कटता है, ये देखो बच्चों, ये भी कटते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये तो, हाँ जी ये भी ठीक है। तो चलें अब इसको यार ज़रा देखते हैं जो सेम है कटते वगैरह, वो तो अब यहाँ पे जितना हो गया ना, मुझे टाइम दे, मैं ना इसकी ज़रा तरतीब वाइज सीधा करके लिखता हूँ इसको। तो हाँ जी, तो ये हमारे पास ओवरऑल अभी तक आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे हमने ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे ज़रा गौर करना। देखें, सबसे पहले नंबर पे ये दो टर्म सेम है तो ये आपस में कट सकती हैं, जैसा कि मैंने कहा था जब हम लिखेंगे तो हमें आगे समझ आ सकेगी। तो ये दोनों का कैंसल आउट हो गई। उसके बाद आगे ज़रा गौर करें, ये 1/2 पाई स्केयर एन स्केयर, ये और ये आपस में सेम है, मिलते जुलते हैं। और आपको पता है हाफ में हाफ ऐड करें तो एक पूरा 1 बन जाता है। अदरवाइज़ आप इनका एलसीएम भी लेके देख सकते हैं, आपके पास आ जाएगा 1/पाई स्केयर एन स्केयर, क्योंकि हाफ में हाफ ऐड हुआ तो पूरा हो गया, ठीक है, मुकम्मल हो गया। उसके बाद ये जो दो टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली और ये वाली, अब इन पे ज़रा गौर करें। अगर मैं इन दोनों में से बच्चों कॉमन ले लेता हूँ, -1/2 पाई स्केयर -1/2 पाई स्केयर एन स्केयर, तो मेरे पास अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा ई की पावर j πn, ठीक है। और साथ में सेंटर में प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस कॉमन ले लिया गया, साथ में ई की पावर -j πn, ये चीज़ रह जाएगी। अब ज़रा गौर से देखिएगा, अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ होल टर्म में से, ऐसे पूरी होल टर्म में से 1/पाई स्केयर एन स्केयर कॉमन, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ पे 1/2 बचा होगा। और आप ये चीज़ जानते हैं, मुझे उम्मीद है आप ये चीज़ जानते हैं कि हमारे पास जो काज थीटा होता है, अभी तो पाई एन है ना, असल में यहाँ पे काज थीटा की जगह पाई एन है। काज थीटा अगर हम देखें तो वो बराबर होता है e/j θ प्लस ई की पावर -j θ/2 के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैं इसमें से कॉमन लूँगा 1/पाई स्केयर एन स्केयर को, तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर मेरे पास यहाँ पे तो 1 रह जाएगा और आगे माइनस, यहाँ पे 1/2 रह चुका होगा, 2 अंदर इसके बटे में ही है तो माइनस बाहर है, यानी कि माइनस सेंटर में आ गया, लेकिन इसके बटे में बच्चों वही फार्मूला बन रहा है जो हम चाहते हैं। यहाँ पे बस थीटा की जगह पाई एन है जो कि काज थीटा के बराबर होता है, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, काज पाई एन। तो ये इसका हमारे पास फार्मूला आ गया। अब हम इसके मजीद आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। तो हाँ, तो बच्चों जनरल सोल्यूशन को फाइंड आउट करने का ना सिंपल तरीका होता है, हमने टाइम 0 पे वैल्यू चेक करनी होती है, ठीक है। यानी कि हम n को 0 के इक्वल रख लेते होते हैं। जैसा कि हमने x1 ऑफ n को फाइंड आउट किया, तो वो हमारे पास आया 1/पाई स्केयर एन स्केयर इंटू 1 - cos पाई n, ये चीज़ आई है हमारे पास, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको यानी कि कंसिडर करूं टाइम 0 पे, यानी कि n = 0 वैल्यू रख के, तो यहाँ पे तो आपको इन्फिनिटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि बटे में 0 है, और यहाँ पे भी 0 बनने से हमारे पास काज ऑफ 0 कितना होता है जी, 1 होता है। तो ये 0/0 इन्फिनिटी ही होता है, लेकिन हम इसको फिर कंसिडर नहीं करते। आपको इतना याद हो कि n(0) के लिए हम रेयर केस चूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास असल में कौन सा केस होता है, जो हमने शुरू में हमें क्वेश्चन गिवन होता है, जो हमने स्टार्टिंग में लिमिट ली होती है। x1 ऑफ 0 कहाँ पे हम लेने जा रहे हैं, देखें वो बच्चों मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ जो आपने 1/t इंटेग्रल -1 से 1, और अंदर आपने यहाँ पे लिया था ट्रायंगुलर ऑफ t
साथ में ई की पावर आप जानते हैं क्या होती है, ई की पावर -j2πn/t और साथ में स्मॉल टी होता है। स्मॉल टी की जगह अभी आप जीरो पुट कर रहे हैं, यानी सॉरी एन की जगह जीरो पुट कर रहे हैं, तो ये होल टर्म जीरो ऐसे लिख दी जाएगी, डी टी ऐसे ये चीज़ आ जाएगी। तो बच्चों ज़रा गौर से देखो, जब ये टर्म जीरो होती है तो ये 1 के इक्वल हो जाती है, और हमारे पास टाइम पीरियड कितना 1/2 है। तो एक कंडीशन मेरी याद रखिएगा, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, यानी कि ये ट्रायंगुलर का, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, ट्रायंगुलर में हमेशा आपने ना ये फाइंड आउट करने नहीं बैठना। ट्रायंगुलर में आप असल में उसके एरिया से बिहेव करते हो, उसका एरिया लेते हो, तो एरिया आपका ट्रायंगल का 1 निकलेगा। उसकी रीज़न क्योंकि इसके बटे में 2 होगा और मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, और साथ में उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्योंकि 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। इसकी हाइट आपको मैं दिखाता चलूँ, जो हमने सिग्नल ड्रा किया था आपको करके दिखाया था, इसकी हाइट 1 है, बेस इसकी 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका एरिया देखो बच्चों कैसे निकाला जाता है, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो बेस इसकी 2 है मल्टीप्लाई बाय 1, यानी ये इसका हाइट है, तो इनको ज़रब दूंगा तो 1 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मेरे पास 1 जो है वो 1/2 यानी इस टाइम पीरियड से ज़रब हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके पास इसका जो बच्चों वैल्यू आता है जीरो टर्म के ऊपर वो 1/2 है। ठीक है, अब अगर आप इसका लिखना चाहते हैं अपने पास यानी कि वो फॉरियर सीरीज़ का फॉर्म, तो आपको पता है वहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जीरो टाइम पे जो वैल्यू होती है वो लिखी जाती है, जो कि 1/2 है, वो आ गई। उसके बाद प्लस आगे बच्चों आपको पता है सिग्मा लिखा जाता है, सिग्मा यहाँ पे 1 से आपको पता है इन्फिनिटी होती है, n = 1 to इन्फिनिटी, ये मैंने आपको करवाया अभी लेक्चर में। तो साथ में आगे आपका वो सिग्नल पुट होगा जो आपने फाइंड आउट किया हुआ है, x1 ऑफ n आता है आगे, इतना तो आप सभी जानते हैं, 1/π² n² इंटू 1 - cos πn। और ये सिग्नल जो है ना, जिस फंक्शन की फॉर्म में प्रेजेंट किया जा रहा होता है ना, उसी के साथ जो अपने पास दूसरा आता है एक्सपोनेंशियल, उसको भी उसी की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं किया जा रहा, इसे कोसाइन और साइन की वेव में प्रेजेंट किया जा रहा है, डेट्स वाई हम कास की वेव में यहाँ पे इसका एक्सपोनेंशियल प्रेजेंट करेंगे, cos πnt। डेट्स वाई उसने आपके ना बुक में ये लिखा हुआ है, और ये 1/2 है, यानी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था। ये आपको मैंने करवाया था A0 वाला सिग्नल, जो उसमें उसकी वीडियो भी अपलोडेड आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल 3.6 है या 7 है, वो आप देख सकते हैं जाके। तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट पार्ट डन होता है, ठीक है जी।